हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश पर, जिसमें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक मॉडिफायर्स। इस टॉपिक के बारे में आपने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुना होगा, आपके सिलेबस में होगा, कई बार आपने इसको सेंटेंस एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा होगा। लेकिन हम इस टॉपिक के बारे में कई बार डिटेल में डिस्कस नहीं करते, या स्कूल कॉलेजेस में कई बार डिटेल में डिस्कस नहीं होता, तो हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए इस टॉपिक को आज हम सेपरेटली आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें। Let's start the topic modifiers. Definition of the modifiers. A modifier is a word, phrase, or a clause that describes, clarifies, limits, or gives more information about the another word in a sentence. Modifiers क्या होते हैं? कई बार आपने सुना होगा प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम जब पढ़ते हैं ये होते क्या है, ये इनका काम क्या होता है। जो एक मॉडिफायर होता है वो एक वर्ड, एक फ्रेज, एक क्लॉज, कुछ भी हो सकता है, और वो डिस्क्राइब करता है, क्लैरिफाई करता है, या लिमिट देता है, या हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर शब्द के बारे में। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी वर्ड के बारे में, जो सेंटेंस में स्पेसिफिक वर्ड्स है उसके बारे में पहले या बाद में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर, क्लैरिटी से हमें समझाए, उसको उसके लिमिट्स हमें बताए, या उसकी एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन दे, ऐसे शब्द मॉडिफायर्स कहलाते हैं। मॉडिफायर्स फंक्शंस टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दीज। मॉडिफायर जो है वो इन तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए काम करते हैं। मतलब अगर एक सेंटेंस के अंदर आपके जो हमारा विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह का अगर हमें किसी चीज का आंसर मिले, इस तरह के किसी क्वेश्चन का हमें आंसर मिले, वो शब्द मॉडिफायर्स होते हैं। तो मॉडिफायर का काम क्या होता है? हमें मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और हमें मोर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? वो पर्टिकुलर वर्ड के बारे में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हमें क्लैरिटी से डिस्क्राइब करना या इंफॉर्मेशन देकर। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स कितने प्रकार के होते हैं? मॉडिफायर्स कैन बी 6 टाइप्स: एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। यानी कि अब आप देखेंगे, जो हमारे इसमें आप देखेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब वर्ड ही बार बार रिपीट हुआ है। यानी कि किसी वाक्य के अंदर नाउन, प्रोनाउन या वर्ब जो भी है उसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन किससे पता चलती है? या फिर तो क्रिया, या अगर नाउन प्रोनाउन है तो उसके विशेषण से, और अगर क्रिया है तो क्रिया विशेषण से। तो ऐसे शब्द जो हमें हमारे नाउन प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी, मोर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे, वो भी हमारे मॉडिफायर्स कहलाते हैं। तो आप देखेंगे उसके अंदर जैसे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉजेस के थ्रू हमें पता चलेगा। और अगर ऐसे सेंटेंस के अंदर ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बारे में हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो शब्द प्रोवाइड करवा रहे हैं, या एडिशनल क्लैरिटी मिल रही है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो जो शब्द हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी हमारे मॉडिफायर्स कहलाएंगे। तो आप देखेंगे एडवर्ब्स, एडवर्ब फ्रेजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस, ये वो शब्द होंगे जो हमें उस वाक्य के अंदर जो हमारी क्रिया है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मॉडिफायर्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। तो जो हमारा एडजेक्टिव्स है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव, क्लियर और पर्टिकुलर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द ब्लू कार स्पेड अवे। जो अब यहाँ पे जो ब्लू है ये एडजेक्टिव है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो मॉडिफायर्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला ही टाइप एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जांपल है शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस जो है वो हमारा यहाँ पे नाउन है, उसको हमें उसको एक्सप्लेन कर रहा है ब्यूटीफुल, जो कि हमारा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। आई अडॉप्टेड अ स्मॉल पपी। पपी हमारा यहाँ पे नाउन पर नाउन है, और उसको जो है डिफाइन कर रहा है स्मॉल। स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारा एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। तो बेसिकली हमारी जो डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन प्रोनाउन, तो आप तीनों शब्द जो हैं ब्लू, ब्यूटीफुल और स्मॉल, आप इन तीनों शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों ही शब्द नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले में कार को, दूसरे में ड्रेस को, तीसरे में पपी को। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें वो हमारे एडजेक्टिव मॉडिफायर्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स आंसर्स दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जो एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच, यानी कि किस प्रकार, कौन सा, कितने और कितना।
ठीक है। अ फनी मूवी, अब अगर जैसे कि मुझे किसी सेंटेंस के अंदर अपने एडजेक्टिव से पता चल रहा है कि वो किस प्रकार की मूवी है, किस प्रकार का खाना है, किस प्रकार की जगह है, तो मेरा एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। अगर दैट वन यानी कि कौन सा, वो किताब, मैंने कहा कि वो किताब, वो टेबल, वो बैग, तो अगर मुझे किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन के बारे में स्पेसिफिकली पता चले कि भी कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरा एडजेक्टिव मॉडिफायर है। हाउ मैनी यानी कितने, 3 एप्पल्स, 10 पोटैटोज, या 10 बुक्स, या 20 मिलियन रुपीज एटसेट्रा। तो अगर एक सेंटेंस में किसी चीज की हमें क्वांटिटी पता चले तो वो हमारे एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं। हाउ मच, अगेन इट इज अ क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है, कि जैसे कि इनफ वाटर, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ठीक है। तो ऐसे किसी सेंटेंस के अंदर हमें ऐसी जिन शब्दों से हमें उसकी क्वांटिटी का पता चले, वो हमारे एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, इन तरह के क्वेश्चन, ये व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, हाउ मच टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफायर है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मॉडिफाई verbs, adjective or other adverbs. An adverb describes a verb, adjective and another adverb. तो जो adverb modifiers होते हैं वो verb को describe modify करते हैं, adjectives को करते हैं, और another adverb को भी वो modify करते हैं। ज्यादातर adverbs modifiers जो होते हैं वो ly से end होते हैं, लेकिन सभी ly से end नहीं होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मॉडिफाइंग एज अ वर्ब, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ब मॉडिफायर्स होते हैं वो वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, यानी उसके बारे में भी डिस्क्रिप्टिव क्लैरिटी से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडिशनल नॉलेज इंफॉर्मेशन देते हैं, अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम तीनों ही कैटेगरी को सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहला है मॉडिफाइंग अ वर्ब। जब एडवर्ब मॉडिफाई एक वर्ब को मॉडिफाई करता है तो कैसे सेंटेंस होते हैं, शी रैन क्विकली, ही स्पोक सॉफ्टली। तो यहाँ पे जो क्विकली है या जो सॉफ्टली है वो हमारे वर्ब रैन और स्पोक को मॉडिफाई कर रहे हैं, कि वह भागती है, कैसा, तेजी से, ठीक है, वह तेजी से भागी, ठीक है, वह धीरे से बोला। तो यहाँ पे भागना और बोलने को उन्होंने जो एडवर्ब है क्विकली और सॉफ्टली उसको और डिस्क्राइब किया है उसके बारे में, और हमें क्लियरली बताया है कि किस तरीके से वह भागती है या किस तरीके से वह बोलता है। सेकेंड है हमारा मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। जब एडवर्ब मॉडिफायर एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो कैसे सेंटेंस बनते हैं, शी इज वेरी टॉल, द टेस्ट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एडजेक्टिव है टॉल एंड डिफिकल्ट, ठीक है, इनको मॉडिफाई किया है वेरी और एक्सट्रीमली ने, यानी जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब मॉडिफायर है, एक्सट्रीमली जो है वो हमारा एडवर्ब मॉडिफायर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हम यूजली टॉल वर्ड को या डिफिकल्ट वर्ड को जो है एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि शी इज अ टॉल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गर्ल के आगे टॉल लगाया था क्योंकि मैं वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रही हूँ, गर्ल हमारा नाउन होता है उसके आगे मैंने टॉल लगाया ताकि हम उसकी विशेषता बता सके, तो टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब जो है हमने टॉल के भी पहले लगाया है, शी इज वेरी टॉल, वेरी जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब मॉडिफायर हो गया है। द टेस्ट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट जो होता है अगेन वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है क्योंकि हम किसी नाउन के पहले लगाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मैंने डिफिकल्ट के पहले एक्सट्रीमली लगाया है जो कि हमारा एडवर्ब मॉडिफायर हो गया है। तो अब आप समझे कि एडवर्ब मॉडिफायर जो होता है वो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या दूसरी किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको डिस्क्राइब करना या उसके बारे में क्लैरिटी से कुछ बताना। मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। अब आप देखिए कि जो हमारा एडवर्ब है वो अब जब किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो हमारे कैसे वाक्य बनते हैं, ही रैन वेरी क्विकली। अभी आपने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था जो क्विकली है वो हमारा ऑलरेडी एडवर्ब है, ठीक है, उसके आगे मैंने वेरी लगा दिया, तो जो ये वेरी है ये मेरा मॉडिफाइंग हो गया, लेकिन ये दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी वर्क क्वाइट एफिशिएंटली, एफिशिएंटली हमारा एडवर्ब है उसके आगे क्वाइट लगाए, तो क्वाइट यहाँ पे हमारा एडवर्ब मॉडिफायर हो गया, बट उसकी कैटेगरी कौन सी हो गई कि वो दूसरे एडवर्ब को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो एक एडवर्ब मॉडिफायर होता है वो क्या बोलते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन सबको मॉडिफाई कर सकता है। तो अब आप देखेंगे कि हमें एडवर्ब मॉडिफायर से किन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। एडवर्ब मॉडिफायर्स दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ,
व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं या इस प्रकार के जो प्रश्न किसी सेंटेंस में होते हैं, उनका जवाब हमें एडवर्ब मॉडिफायर से मिलता है। जैसे अगर किसी वाक्य के अंदर हुआ हाउ, कि वो व्यक्ति काम कैसा करता है या कैसा दिखता है या कैसा चलता है, तो वो हमें उसे एडवर्ब मॉडिफायर से उसका जवाब मिलेगा। अगर व्हेन आ रहा है कि वो काम कब हुआ या कोई व्यक्ति कब आया, तो उसका जवाब हमें एडवर्ब मॉडिफायर से मिलेगा। वेयर, कि काम किस जगह पर हुआ है, या हमारा जो नाउन प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हमारा नाउन प्रोनाउन कहाँ पर है, तो हमें उसका जवाब एडवर्ब मॉडिफायर से मिलेगा। व्हाई, कि कोई भी काम क्यों हुआ है या किस वजह से हुआ है, मतलब पर्पस बेसिकली। तो पर्पस जानने के लिए भी हमें एडवर्ब मॉडिफायर से ही पता चलता है। टू व्हाट एक्सटेंट, जिसका मतलब होता है किस हद तक कोई चीज पहुंची है, तो उसका जवाब भी हमें एडवर्ब मॉडिफायर से मिलता है। चलिए अब लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, एडजेक्टिव फ्रेजेस। A phrase that acts like an adjective often begins with a preposition. Adjective phrases उन्हें कहते हैं जो कि एक मतलब ऐसी फ्रेज, एक ऐसी फ्रेज यानी कि एक ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, और ये अक्सर या आप ऐसे कहें ज्यादातर प्रिपोजिशन के साथ स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज होती है उसके संग उसमें प्रिपोजिशन से ही स्टार्ट होता है। देखिए, एडजेक्टिव मीन्स ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है। अब फ्रेज लग गया तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो इसीलिए इनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे ऑन द टेबल जो हाईलाइटेड है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि जो टेबल है वो नाउन है। ऑन द टेबल, अब ये पर्टिकुलर जो है वो ऑन द से क्लियर हो रहा है कि जो वो बुक जो है जो कि पर्टिकुलरली टेबल पर पड़ी है वो मेरी है, ठीक है। तो ये ऑन द टेबल जो हो गई, ये विशेषता बता रहा है क्या बोलते हैं, बुक की, तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द सेकेंड इज द गर्ल विथ कर्ली हेयर इज माई फ्रेंड। अब जो गर्ल है वो हमारा नाउन है, विथ कर्ली हेयर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि जो कर्ली हेयर जो कि एक विशेषता बता रहा है उस लड़की की, वो और इसके आगे जो प्रिपोजिशन लगी है, एक लड़की जिसके कर्ली हेयर है वो मेरी दोस्त है, तो ये जो विथ कर्ली हेयर है, ये एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो उस गर्ल की कुछ हमें एडिशनल क्वालिटीज बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज माइन। सामने वाला मकान सॉरी इज वॉज सोल्ड। द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज सोल्ड। सामने वाला मकान जो है वो बिक गया। तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर अगेंस्ट जो इस चीज के सामने जो मकान है, यहाँ पे हम घर की बात कर रहे हैं, तो जो घर पर्टिकुलरली सामने स्ट्रीट पे है वो बिक गया, तो जो हाउस है वो हमारा नाउन हो गया। अक्रॉस द वर्ड जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि विशेषता बता रहा है उस हाउस की, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। दीज फ्रेजेस मॉडिफाई नाउन्स, तो ये जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये पर्टिकुलरली नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन की ही विशेषता बता रहे हैं, नाउन के लिए ही हमें क्लियरली बता रहे हैं कि उसमें क्या चल रहा है, या नाउन को ही जो है वो उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो ये हमारे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। फोर्थ हमारा टाइप है एडवर्ब फ्रेजेस। अब फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, ऐसे शब्दों का समूह जो कि एडवर्ब की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट इन अ हरी। अब यहाँ पे वह जल्दी से चली गई। ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, वह बैठक में बाद में आए या बाद में पहुंचे। ही वेटेड फॉर 2 आवर्स, हमने 2 घंटे वेट किया, है ना, या 2 घंटे इंतजार किया। तो इन अ हरी, आफ्टर द मीटिंग, फॉर 2 आवर्स, ये हमारे एडवर्ब्स है, क्योंकि लेफ्ट, अराइव्ड एंड वेट ये हमारी मेन वर्ब है। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कहें या क्लियरिटी कहें, या इसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहें, वो हमें इन शब्दों से पता चल रहा है। जैसे अगर शी लेफ्ट होता था यानी वो चली गई, लेकिन वो कैसे गई, हरी में गई, ठीक है। ही अराइव्ड, ये भी एक सेंटेंस है कि वह पहुंचा, लेकिन वो कहाँ पहुंचा या कब पहुंचा, मीटिंग के बाद पहुंचा। वी वेटेड, हमने इंतजार किया, कितने घंटे, 2 घंटे। तो हमें जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है, कब, कैसे, कहाँ, ये हमें एडवर्ब फ्रेजेस से मिली है। तो ऐसे शब्द जो किसी वर्ब के लिए, वर्ब के बारे में हमें सेंटेंस के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए या उसको डिस्क्राइब कराए या उसके बारे में हमें क्लैरिटी दे, वो एडवर्ब फ्रेजेस कहलाते हैं। एडवर्ब फ्रेजेस मॉडिफाई वर्ब एंड आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी हमने एडवर्ब फ्रेज पढ़ा, और एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में हमें डिटेल, डिस्क्रिप्टिव, क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ में वो एक सेंटेंस में इन शब्दों के, इस तरह के क्वेश्चंस के हमें जवाब मिलते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। अगर किसी वाक्य में इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो वो हमें एडवर्ब
फ्रेजेस से मिलती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज होता है अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, यानी कि एक जो मुख्य वाक्य है उसी के अंदर एक छोटा उपवाक्य होता है जो कि पूरी तरीके से मुख्य वाक्य पे डिपेंडेंट होता है, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। यूजुअली बिगिंस विथ हु, हुम, हुज, विच, दैट। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो प्रायतः हु, हुम, हुज, विच, दैट इन शब्दों से स्टार्ट होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड सक्सीड्स। अब इसमें आप वाक्य देखिए, द स्टूडेंट सक्सीड्स, ये हमारा एक मेन सेंटेंस है। लेकिन हु स्टडीज हार्ड, तो जो ये हु स्टडीज हार्ड है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो ये ऐसे मीनिंग निकलेगा, जो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वे सफल होते हैं। तो बच्चे पर जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट तो सभी पढ़ते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो सफल होते हैं, ये एक वाक्य है। लेकिन जो ज्यादा मेहनत करते हैं या जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, ये जो मैंने लगाया हु स्टडीज हार्ड, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द बुक द बुक दैट आई बोरोड इज इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको देखें, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये हमारा मेन वाक्य है। अब इसके अंदर लेकिन मैंने पर्टिकुलरली मेरा उपवाक्य लगाया दैट आई बोरोड, जो मैंने उधार ली थी, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर ये बुक, अगर सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, द बुक इज इंटरेस्टिंग या बुक के बारे में, नाउन के बारे में बात नहीं होगी, तो उसके अंदर मैं अपना डिपेंडेंट क्लॉज क्रिएट कैसे करूंगी? तो इसलिए मेन सेंटेंस पे ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और क्योंकि ये नाउन को भी हमारा डिस्क्राइब कर रहा है। द टीचर whom we respect retired, द टीचर retired, ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया। whom we respect, जिन्हें हम सम्मान करते थे, वह रिटायर्ड हो गए, ठीक है। तो जो whom we respect है ये नाउन, यानी कि टीचर जो हमारा इस सेंटेंस के अंदर नाउन है, उसको इलोबरेट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये उसी पे डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे, तो ये मेन सेंटेंस पे, इसलिए हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज वो हुए जो हमारे, पहली बात तो ये डिपेंडेंट होते हैं, तो मतलब उपवाक्य होता है जो डिपेंडेंट होता है, और ऊपर से ये नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। अब हमारा लास्ट जो कैटेगरी है वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। अगेन क्लॉज का मतलब वही होता है, एक सेंटेंस जो कि मेन सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो एडवर्ब क्लॉज एक डिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, यानी उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसके बारे में हमें और डिटेल, इलोबरेट, क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजुअली बिगिंस विद, यूजुअली जो एडवर्ब क्लोज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं बिकॉज से, ऑल्दो से, व्हेन से, इफ से, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इन शब्दों से यूजुअली हमारे एडवर्ब क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। आइए इनको सेंटेंस में यूसेज के थ्रू समझते हैं। शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी इसलिए चली गई। बिकॉज शी वॉज टायर्ड जो है यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज हमारी मेन वर्ब क्या है, लेफ्ट, वह चली गई, ठीक है। अब वो क्यों चली गई? क्योंकि वह थक गई थी। तो अब इसके अंदर ये जो क्योंकि वह थक गई थी, ये हमारा वर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें और डिटेल, डिस्क्रिप्टिव, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी, और ये हमारे मेन सेंटेंस पे, मेन वर्ब पे डिपेंडेंट भी है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। सेकेंड, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, हम चले जाएंगे अगर बारिश रुक जाती है। तो ये जो है अगर बारिश रुक जाती है, ये डिपेंड करता है विल गो पे, यानी गो पे। तो जो गो है वो हमारी मेन वर्ब है, और क्योंकि हमारा जाना डिपेंड जो है वो तय है, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है। इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश रुक गई, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि वो मेन सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, हमारी मेन वर्ब पे डिपेंडेंट है। ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ हर, उसे देखकर वह मुस्कुरा उठा। तो जो ही स्माइल्ड है, स्माइल हमारी मेन वर्ब है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है व्हेन ही सॉ हर। तो व्हेन ही सॉ हर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये हमारे स्माइल की विशेषता बता रहे कि उसने जब उसे देखा तो वह मुस्कुरा उठा। मुस्कुराना क्योंकि हमारी मेन वर्ब है, तो इसीलिए जो व्हेन ही सॉ है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, और साथ ही में डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमारी सेंटेंस की वर्ब को डिफाइन कर रहा है। आइए अब समझते हैं प्लेसमेंट ऑफ मॉडिफायर्स, कि मॉडिफायर्स हमें लगाने कहाँ चाहिए। करेक्ट प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वाक्य के अंदर मॉडिफायर कहाँ लगा रहे हैं, उसका प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमारे वाक्य का सही होना या गलत होना डिपेंड होता है। अब इसका रूल क्या है? प्लेस मॉडिफायर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड दे मॉडिफाई। मॉडिफायर हमें जिस वाक्य के अंदर जिस नाउन या वर्ब को मॉडिफाई करना है, उसके जितना करीब हो सके, यथासंभव जितना पास में हो, हमें वो वहां लगाना चाहिए।
मिसप्लेस मॉडिफायर्स क्या होता है? मिसप्लेस मॉडिफायर्स प्लेस टू फार फ्रॉम द वर्ड इट मॉडिफाइज। किसी वाक्य के अंदर जिस वाक्य को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे उसका मॉडिफायर जितना दूर होता है वो मिसप्लेस होता है, क्योंकि फिर वो हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, शी ऑलमोस्ट ड्रॉव हर किड्स टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ड्रॉव है, लगभग गाड़ी चलाना। अब ये जो मॉडिफायर हमने यहाँ पे लगाया है, ये कुछ भी हमें क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। शी सेड, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जैसे वो गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी में से उतरकर पैदल ही चल दी। ठीक है, इसका मतलब उसने जो गाड़ी चलाने का जो एक्शन है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। तो जो हमारा मेन पर्पस था कि वो लगभग हर दिन गाड़ी से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती थी, वो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसी में आप ऑलमोस्ट का आप एकदम मॉडिफायर जो ऑलमोस्ट वर्ड है उसका आप दूसरा राइट एग्जाम्पल देखिए, शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। वो अपने बच्चों को गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाती थी लगभग हर दिन। तो यहाँ पे जो हमने अब ऑलमोस्ट यूज किया है, वो अपना जो नाउन है उसके आगे लगाया है, तो हमें एकदम क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो लगभग हर दिन ही छोड़ने जाती थी। लेकिन उसके अंदर लगभग ड्राइव ऐसा कुछ वाक्य होता नहीं है, या इससे हमें कोई क्लैरिटी नहीं कि मतलब ड्राइव कर रही है नहीं कर रही है नहीं पता चल रहा है, तो वो हमारा इनकरेक्ट मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो गया। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है डेगलिंग मॉडिफायर्स। अ डेगलिंग मॉडिफायर्स डज नॉट क्लियरली रिलेट टू एनी वर्ड इन द सेंटेंस। डेगलिंग मॉडिफायर्स वो होते हैं जो किसी भी वाक्य के अंदर डायरेक्टली किसी वर्ड से एसोसिएटेड नहीं होते या उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज लुक ब्यूटिफुल। अब आप इसकी ट्रांसलेशन अगर देखेंगे, सड़क पर चलते हुए पेड़ खूबसूरत लग रहे थे। तो अब यहाँ पे हमें नहीं क्लियर हो रहा है कि चल कौन रहा है। ठीक है, पेड़ चल रहे हैं, इंसान चल रहे हैं, किसको खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका सही यूसेज देखें, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई नोटिस द ब्यूटिफुल ट्रीज। सड़क पर चलते हुए मैंने सुंदर पेड़ों को देखा। तो जब इसके अंदर मैंने आई लगाया, तो मैंने इसके अंदर यह जो आई नोटिस लगाया, तो इससे अब आपको एकदम स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि हमने किसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे डेंगलिंग मॉडिफायर क्यों है, जिसके अंदर डेंगलिंग मतलब विच इज नॉट क्लियर। ठीक है, एक ऐसा अनक्लियर शब्द जिससे हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि वो संबंधित किससे, वर्ब से है, नाउन से है, उस सेंटेंस में किससे एसोसिएटेड है। तो ऐसे मॉडिफायर्स जो होते हैं वो हमारे डेंगलिंग मॉडिफायर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉडिफायर्स प्लेस कहाँ हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा मॉडिफायर होता है वो जितना ज्यादा हो सके उतना जिस वर्ड को वो एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, उसके जितना करीब होगा, जितना पास में होगा, वो हमारा एग्जैक्ट और राइट यूसेज ऑफ मॉडिफायर होगा। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्क्विंटिंग मॉडिफायर। अ मॉडिफायर दैट कुड मॉडिफाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक मॉडिफायर जो एक वाक्य के अंदर दो अलग अलग चीजों को मॉडिफाई करे, यानी दो अलग अलग चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे या उनके बारे में क्लैरिटी दे, वो हमारे स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु स्टडी ऑफन गेट गुड ग्रेड्स। तो यहाँ पे जो ऑफन है ये हमारा एक ऐसा मॉडिफायर है जो एक ही वाक्य के अंदर दो शब्दों को मॉडिफाई कर रहा है, स्टडी को एंड गेट को। अब इसका क्लियर वर्जन आप देखिए, स्टूडेंट्स हु ऑफर स्टडी गेट गुड ग्रेड्स। जो छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट स्टडी की, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, ये भी सही है। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स हु स्टडी गेट गुड ग्रेड्स ऑफन। पहले में हमने पढ़ा अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं। अब दूसरा वाक्य है जो बच्चे पढ़ते हैं अक्सर उन्हें ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, वो ही अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, यानी पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। यानी पहले वाले में था अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी पढ़ने वाले छात्रों के आगे हमने ऑफन लगाया था, उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं। उसको तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो ऑफन है वो हमारे स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा था कि भाई अच्छे नंबर मिलते किसको है, जो पढ़ते हैं उनको। दूसरा सेंटेंस है जो बच्चे पढ़ते हैं अक्सर उन्हें ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे गुड ग्रेड्स को या गुड मार्क्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो भाई जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या मिलता है, अक्सर उन्हें ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ये हमारा दोनों मतलब मार्क्स को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है और स्टूडेंट्स को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा स्क्विंटिंग मॉडिफायर हो गया, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस के अंदर दो शब्दों को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा लिमिटिंग मॉडिफायर्स। अब है लिमिटिंग, यानी कि बिल्कुल लिमिटेड जो होता है, जो किसी लिमिटेड चीज को ही मॉडिफाई कर सके। और ये पर्टिकुलर कुछ शब्द होते हैं जैसे ओनली, नियरली, इवन, जस्ट, ऑलमोस्ट, हार्डली, यानी केवल, लगभग,
यहाँ तक कि अभी लगभग मुश्किल से ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें हम लिमिटिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। ये वाक्य के अंदर किसी लिमिटेड चीज को ही मॉडिफाई करते हैं। नाउ सी, प्लेसमेंट चेंजेस मीनिंग। जब आपके मॉडिफायर की अगर प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी जगह चेंज हो जाती है, तो उसी के साथ मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब हमने यहाँ पे एक सिंपल एक मॉडिफायर लिया है ओनली, उसके 3 तरह के आपको मीनिंग बताए, यानी 3 तरह के यूसेज बताए कि एक ही वाक्य के अंदर जब ओनली अलग अलग जगह प्लेस होता है, यानी उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी जाती है, तो सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल के आता है। पहला सेंटेंस देखिए, ओनली शी सेड शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे जो ओनली वो शी के पहले लगा है, यानी कि प्रोनाउन के पहले लगा है। तो केवल उसने कहा कि वह थकी हुई है, यानी और किसी ने नहीं कहा। ठीक है, किसी और ने नहीं कहा कि वह थका हुआ है, सिर्फ उसने कहा। तो यहाँ पे शी को वो मॉडिफाई कर रहा था। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, शी ओनली सेड शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे सेड हमारी क्रिया है, वर्ब है, उसके पहले ओनली लगा है, तो यहाँ पे जो ओनली है वो सेड को मॉडिफाई का है। तो यानी कि उसने सिर्फ कहा कि वह थकी हुई है, उसने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ कहा है कि वह थकी हुई है। पहले में ओनली शी को डिफाइन कर रहा था, अब इसके अंदर ओनली सेड को डिफाइन कर रहा है। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, शी सेड शी वाज ओनली टायर्ड। अब जो ओनली है वो टायर्ड के पहले लगा, यानी एडजेक्टिव के पहले लगा, क्योंकि वह कैसी है, वो थकी हुई है। तो थकना यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो शी की बता रहा है विशेषता कि वो किस स्टेट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो टायर्ड के पहले लगा, तो ये लगने से ये पता चल रहा है कि वो सिर्फ ये कह रही है कि वह सिर्फ थकी हुई है, वो बीमार नहीं थी। वो थकी हुई थी, वो बीमार नहीं थी। ठीक है भाई, जैसे उसे जैसे उसकी कंडीशन देख के हम एक नॉर्मल, मैं आपको अजम्पशन करके बता रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हाउ आर यू, तो बोल के शी सेड शी वाज ओनली टायर्ड। उसने कहा था कि वो सिर्फ थकी हुई थी, वह बीमार नहीं थी। ठीक है, तो जो ओनली मॉडिफायर था, जब प्रोनाउन के पहले लगा तो एक अलग मीनिंग निकला, सेड के पहले निकला तो अलग मीनिंग निकला, और टायर्ड के पहले लगा तो अलग मीनिंग निकला। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि जब अगर आप एक मॉडिफायर का प्लेसमेंट चेंज करते हैं, तो हमारे सेंटेंस का भी मीनिंग इंटायरली चेंज हो जाता है। अब है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मॉडिफायर्स, कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं। और ये हमेशा वैसे यूज टू कंपेयर, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब जैसे आपको पता है कि कंपैरेटिव और जो ये होते हैं, ये जो सुपरलेटिव्स होते हैं, या जो हमारी डिग्रीज होती है, 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव के अंदर हमेशा बेस फॉर्म रहती है, कंपैरेटिव के अंदर हम टॉलर देन लगाते हैं, और सुपरलेटिव के अंदर हम ईएसटी लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफायर को, क्योंकि मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब या एडजेक्टिव की उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना। अगर मैंने किसी वाक्य में कहा कि शी इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे जो टॉल है वो उस लड़की की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव मॉडिफायर हो गया। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे जो टॉलर देन है वो मेरा कंपैरेटिव मॉडिफायर हो गया। शी इज द मोस्ट सॉरी दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है ये मेरा सुपरलेटिव हो गया, क्योंकि अब इससे ऊपर कोई दूसरी बुक ही नहीं है जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कई बार हम अपने सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को या नाउन को डिफाइन करने के लिए डिग्रीज का भी यूज करते हैं। तो डिग्रीज होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और ये जो है पॉजिटिव में बेस फॉर्म रहती है, कंपैरेटिव में टॉलर ई आर देन लग जाता है, और सुपरलेटिव में ई एस टी या फिर मोस्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि मॉडिफायर्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा कुछ अदर मॉडिफायर्स भी बताए, उनका प्लेसमेंट भी बताया, उनका सही प्लेसमेंट भी बताया। साथ में आपने ये भी देखा कि अगर एक मॉडिफायर की जगह चेंज कर देते हैं तो उससे सेंटेंस पे कितना फर्क पड़ता है, उसका मीनिंग किस तरीके से चेंज हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से हम एक क्विक रिवीजन करते हैं समरी चार्ट के थ्रू। अब समरी चार्ट के अंदर देखिए, हमने वो जो 6 टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं मॉडिफायर्स पढ़े थे, कि मॉडिफायर्स के कौन से 6 टाइप्स होते हैं, 6 कौन सी कैटेगरीज हैं, और वो किसको मॉडिफाई करते हैं विथ एग्जाम्पल, जो हमने पहले बताए हैं ऑलरेडी, उन्हीं को हमने यहाँ पे विथ पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करके फिर से आपको क्विक रिवीजन दिया है। जैसे पहला हमारा होता है एडजेक्टिव मॉडिफायर, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे ब्लू कार, कार नाउन है, उसके आगे ब्लू लग गया तो ब्लू जो है हमारा वो एडजेक्टिव मॉडिफायर है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्या बोलते हैं मॉडिफायर। एडवर्ब मॉडिफायर वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तीनों को मॉडिफाई करता है। जैसे कि रैन क्विकली, तो जो क्विकली है वो ऑटो खुद में ही अपने आप में एक एडवर्ब है, और उसको भी जो सॉरी रैन जो है वो हमारी वर्ब है, वो कैसे गया, क्विकली गया, तो ये हमारा एडवर्ब क्या बोलते हैं मॉडिफायर हो गया। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे बुक ऑन द शेल्फ,
तो जो बुक है वो पर्टिकुलरली कहाँ पड़ी है, ऑन द शेल्फ पड़ी है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है ऑन द शेल्फ। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था, फिर बता देती हूँ कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो उसके अंदर यूजुअली प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। तो ऑन द शेल्फ जो है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज होता है वो हमारी वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेफ्ट इन अ हरी, यानी कि लेफ्ट जो है वो हमारी मेन वर्ब है, वो कैसे गया, हरी में गया, यानी कि हमारी जो क्रिया है उसको भी वो और ज्यादा उसको मॉडिफाई कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो हमारा एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमारे नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि डिपेंडेंट होता है हमारे मेन सेंटेंस के अंदर। अब जो भी हमने सेंटेंस दिया उसके अंदर, जैसे गर्ल्स हु सिंग्स, लड़कियां जो गाती है, वह बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छा गाती है, या गाना बहुत ही अच्छा था, या जो लड़कियों ने गाया वो गाना अच्छा था, ऐसा कुछ अगर आप वाक्य देखेंगे तो गर्ल्स हु सिंग्स जो है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया है, क्योंकि वो हमारे जो गर्ल है जो कि हमारा नाउन है उसी को और डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और एडजेक्टिव क्लॉज में हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स गए थे, हु, हुम, दैट एटसेट्रा, उनसे स्टार्ट होता है। एडवर्ब क्लॉज जो कि हमारा वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, लेफ्ट बिकॉज शी वाज टायर्ड, ठीक है, लेफ्ट हमारी वर्ब है ना। अब वर्ब को बिकॉज शी वाज टायर्ड ये इलोबरेट कर रहा है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब ये जो आप लास्ट के जो चार हैं फ्रेज, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इनके आगे फ्रेज और क्लॉज इसलिए लगा है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मिलकर आपके नाउन या आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्विक समरी चार्ट था जिसके अंदर आपने देखा कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं, विद एग्जांपल्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मॉडिफाई एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और हम अक्सर वाक्य के अंदर प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर नहीं पहचान पाते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस में प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स कैसे होते हैं, या मॉडिफायर होता क्या है, उसे हम पहचान कैसे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसी तरीके का अगर और कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।